हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर अपॉइंटमेंट एंड द रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन। ये इसका सीन अपना स्टार्ट करते हैं। बड़ा क्विकली रिवाइज करना है ये चैप्टर, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो ये इन डेप्थ वाली वीडियो नहीं है, जस्ट एक शॉर्ट एंड क्विक रिवीजन फॉर द एग्जाम पर्पस है ये वीडियो। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं केएमपी कौन होते हैं। केएमपी बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, सीईओ, सीएस, सीएफओस, ये सारे लोग होते हैं। ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओस और सच अदर पर्सन। दिस इज इंपॉर्टेंट, जस्ट सच अदर पर्सन एंड नॉट मोर देन वन लेवल बिलो द डायरेक्टर। जस्ट एक लेवल बिलो द डायरेक्टर जो बंदा है वो भी केएमपी हो सकता है, प्रोवाइडेड ही इज एन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, ही इज एन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट एंड डेजिग्नेटेड एज ए केएमपी बाय द बोर्ड। दोनों कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही उसे हम केएमपी बोलेंगे। मैनेजर जो टॉप नॉच पोजीशन बैठता है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी कहीं ना कहीं वही होता है। ठीक है, और ये कुछ चीज़ें अपने इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। तो चलो मुद्दे पे आते हैं। सेक्शन नंबर 196 सबसे पहले आता है। सेक्शन 196 जो बात बोलता है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात बोलता है कि अ कंपनी शैल नॉट अपॉइंट और एम्प्लॉय अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अ मैनेजर एट द सेम टाइम। मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर एट द सेम टाइम दोनों नहीं होंगे, क्योंकि ओवरलैपिंग ऑफ पावर हो सकती है, जिससे कि कंपनी के जो भी अपने काम वाम वगैरह उनमें कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ सकती है। ठीक है, तो दिक्कत हो सकती है, तो कहीं ना कहीं इनको पहले ही आउट कर दिया। तो बेसिकली क्या कहने का मतलब है, इन अदर वर्ड्स, नो कंपनी इज परमिटेड टू अपॉइंट मैनेजर इफ अ मैनेजिंग डायरेक्टर इज ऑलरेडी अपॉइंटेड एंड वाइस वर्सा। हाउएवर देयर कैन बी एमडी एंड ए होल टाइम डायरेक्टर इन द कंपनी। इज इट क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट है? मैनेजर और एमडी नहीं होंगे दोनों एक साथ अपॉइंटमेंट, ठीक है, एक ही होगा। अब बात करते हैं टेन्योर। टेन्योर 196(2), ये जो सेक्शन है गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, प्रोवाइडेड कंडीशन है वो हम नीचे देखेंगे। टेन्योर की बात करें, मैक्सिमम 5 ईयर्स का टेन्योर रहेगा। और जब रीअपॉइंटमेंट की बारी आएगी तो रीअपॉइंटमेंट तब तक नहीं करेंगे, नॉट अर्लियर देन द 1 ईयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। मतलब के तौर पे समझो, बड़ा सिंपल सा है। अगर कई लोग कोई दिक्कत होती है तो मैं बता देता हूँ। मैंने उसको अपॉइंट किया इस डेट में, और यहाँ ये अपॉइंटमेंट डेट है 1 ईयर, और ये अपना 5th ईयर खत्म हो रहा है यहाँ पे। तो जब 4th ईयर स्टार्ट होगा ना, मतलब 4th ईयर, जब 4th ईयर में एंटर कर जाएंगे तब इसका रीअपॉइंटमेंट होगा, उससे पहले नहीं होगा। इससे पहले रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, इससे पहले कहीं भी नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे होगा। आफ्टर मतलब 1 साल पहले, कम से कम 1 साल होना चाहिए उसके अपॉइंटमेंट के लिए। ये मैंने एग्जांपल लिया कंसिडरिंग कि 5 साल के लिए उसको अपॉइंट किया हो। 5 साल इज अ मैक्सिमम टर्म, 2 साल, 3 साल, 1 साल के लिए भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। ओके, चलो, आई होप दिस इज क्लियर। अब आता है कि क्वेश्चन है कि इसमें बोलते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर का एक कंपनी ने अपॉइंट किया है भाई, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट कर दिया। भैया आर्टिकल कुछ भी कहता हो, कंपनी एक्ट को तो ओवररूल नहीं कर सकता ना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल कुछ भी कहता हो, डजंट मैटर। बट यहाँ पे जो मेन मुद्दा है ना, कि कंपनी है कौन सी, प्राइवेट कंपनी है, और दूसरा मुद्दा है कि भैया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है। तो कंपनी एक्ट ने मना किया तो मतलब मना किया है। ठीक है, तो नो कंपनी शैल अपॉइंट और रीअपॉइंट, और चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, डजंट मैटर, कोई कंसेशन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है प्राइवेट कंपनीज को। ठीक है, तो मतलब 5 साल से ज्यादा अपॉइंट नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, बात खत्म। अब आता है एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द अपॉइंटमेंट। क्या फॉर द अपॉइंटमेंट? भैया सबसे पहले आती एज की कंडीशन। एज की जो देखना है 21 कम से कम, और मैक्सिमम उसकी एज होगी 70 ईयर्स। बट अगर आप चाहते हो कोई व्यक्ति जो 70 से ऊपर की एज का है और उसे अपॉइंट करना चाहते हो, तो एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो और फिर उसको आप अपॉइंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास नहीं हो पाया तब क्या होगा? अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं हो पाया, बट क्या होगा कि जितने भी वोट उसके फेवर में आए और इज मोर देन द वोट कास्ट अगेंस्ट एट मोशन, तो इन दैट केस क्या होगा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लो। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अप्रूव कर देता है, सेटिस्फाई हो जाते हैं कि भाई इस बंदे का अपॉइंटमेंट जरूरी है, इस कंपनी के बेनिफिशियल टू द कंपनी है, तो इस बंदे को अपॉइंट कर दो। ठीक है, क्योंकि एज इज जस्ट अ नंबर। बंदा 70 या 75, 75 की एज में काम कर सकता है, इज इट? तो ये कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड की भैया वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं चाहिए। अगर वो बेसिकली एक डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होना चाहिए, अनडिस्चार्ज नहीं। ओके, शब्द का खेले समझो अच्छे से। और एडजर्ज एज इंसॉल्वेंट, बेसिकली इंसॉल्वेंट से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एज ऑन टुडे जब उसका अपॉइंटमेंट हो रहा हो। और एट एनी टाइम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा अलग पॉइंट है। एट एनी टाइम सस्पेंडेड द पेमेंट टू द क्रेडिटर्स और मेक और हैज एट एनी टाइम कंपोजिशन विद देम। भैया क्रेडिटर की पेमेंट को सस्पेंड किया हो या फिर उनके साथ कंपोजिशन किया हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम अपना एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, हम तीनों की बात कर रहे हैं अभी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर और एमडी नहीं बनाएंगे उनको। ठीक है, और थर्ड, कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस एंड सेंटेंस फॉर अ पीरियड मोर देन 6 मंथ। भैया कन्विक्टेड बाय द कोर्ट हो और आपको सेंटेंस कितने साल, कितने टाइम की हुई है, 6 महीने से ज्यादा की आपको इंप्रिजनमेंट हुई है, तो इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड फॉर एमडी या मैनेजर या होल टाइम डायरेक्टर।
अब एक एडिशनल कंडीशन है जो कौन लेके आता है, शेड्यूल 5 जो है अपना पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 5 लेके इस आता है। ये एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है, भैया आपको कोई सीजी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इन केसेस के अंदर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो सीजी का अप्रूवल नहीं लेना। वो कौन कौन सी कंडीशन है, पहली कंडीशन ये बोलता है कि ही हैज नॉट बीन सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट। एक 19 एक्ट है, देयर आर लिस्ट ऑफ 19 एक्ट्स। इन एक्ट के तहत आपको कभी भी इम्प्रिजनमेंट नहीं हो, अगर हुई है तो आपको सीजी का अप्रूवल लेना होगा। ठीक है, नो हैज नॉट बीन सेंटेंस्ड फॉर एनी पीरियड और ए फाइन एक्सीडिंग 1000। अगर एक्सीडिंग 1000 से ज्यादा फाइन है तो आपको लेना होगा सीजी का अप्रूवल। तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल है, यू हैव बीन नॉट बीन सेंटेंस्ड एज इम्प्रिजनमेंट एंड अ फाइन एक्सीडिंग 1000 आपको चार्ज नहीं किया गया हो, ठीक है। या फिर हैज नॉट बीन डिटेन फॉर एनी पीरियड अंडर द कौन-सा एक्ट, कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट। ये जो एक्ट है इसके अंदर आपको डिटेन नहीं किया हो। अब ये जो 19 एक्ट है कौन से, याद तो रखने की जरूरत नहीं है, सच बताऊं तो आपको सिंपली इसको क्या करना है, आपको सिंपली सिर्फ इसको एक बार नजर घुमा लो इन पे। तो मैं बताता हूँ कौन कौन से वो एक्ट है। एक तो स्टैम्प ड्यूटी एक्ट है, सेंट्रल एक्साइज है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स दैट इज सिकरा, वेल्थ टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, कस्टम एक्ट, कंपटीशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज दैट इज फीमा, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1945, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन 1922, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, फुगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। ये जो 19 एक्ट जो मैंने अभी आपको दिए, याद करने की दरकार नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ लो, दिमाग में रहने चाहिए, कहीं भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसका अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, ये एक्ट के तहत आपको कोई भी उल्लंघन नहीं करना, आपको क्या इम्प्रिजनमेंट नहीं होनी एक दिन की भी, और 1000 से ऊपर का फाइन नहीं करना। और डिटेन अगर आप हो जाते हो कि ये कंजर्वेशन और फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन स्मगलिंग वाला जो पार्ट है ना, वहां पे अगर डिटेंशन होता है तो दिक्कत है भाई। और अगर गवर्नमेंट ने एक बार अप्रूवल दे दिया, इस पैराग्राफ का मीनिंग बता रहा हूं, अगर गवर्नमेंट ने एक बार अप्रूवल दे दिया तो सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट के लिए वो अप्रूव्ड है, प्रोवाइडेड उसने कोई दोबारा ये गुनाह ना किया और डिटेन ना हुआ दोबारा, उसके बाद अप्रूवल देने के बाद दोबारा अगर डिटेन होता है तो फिर एक और परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, इंप्रिजनमेंट मिली हो 19 एक्ट में या 1000 रुपये ज्यादा फाइन दियो तो फिर एक और परमिशन लेनी होगी सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट। अगर उसने ऐसी कोई हरकत नहीं करी, ऐसी कोई हरकत नहीं हुई उससे, तो आपको कुछ ये अपना कोई चक्कर नहीं है। नाउ ही हैज नॉट कम, बेसिकली वो एज वाला पॉइंट हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है रेसिडेंट, वो एक व्यक्ति जो होगा ही शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया। और ये रेसिडेंट की डेफिनेशन में क्लैरिफिकेशन है कि रेसिडेंट में किस किस को इंक्लूड करना है। इंक्लूड्स अ पर्सन हु हैज बीन स्टेइंग इन इंडिया फॉर अ कंटीन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन, मतलब कहने का मतलब ये कि अगर वो 12 महीने से ज्यादा अगर इंडिया में रहा है, स्टे कर रहा है इंडिया में, तो उस व्यक्ति को रेसिडेंट इंडिया कहा जाएगा। और दूसरे व्यक्ति कौन कौन है, और हाँ ये 12 महीने कब, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड मैनेजरियल पर्सन एंड सॉरी एज ए मैनेजरियल पर्सन अपॉइंट कर सकते हैं, एंड हु कम्स टू इन इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस और वोकेशन के लिए इंडिया में आया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट अपना आता है कि जो ये जो कंडीशन है अबव शैल नॉट अप्लाई टू द एसोसिएट वालों को अप्लाई नहीं होगा। और जो अगर कोई बीइंग नॉन रेसिडेंट व्यक्ति है, एंटर इंडिया ओनली आफ्टर प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट वीजा, उसका जो कंपनी प्रोफाइल प्रिंसिपल हो, वो सब भी प्रोसीजर वाला पार्ट है, अभी जरूरी नहीं। अब आता है प्रोसीजर क्या है भैया, क्या करना होगा। सबसे पहले तो ओआर पास करो, सॉरी सबसे पहले तो बीआर पास करो, बोर्ड रिजोल्यूशन। ठीक है, कहाँ होगा बोर्ड रिजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी जो अप्रूव होंगे वो लोग अप्रूव करेंगे। और उसके बाद एंड लिखा है, और नहीं दोनों चाहिए, मतलब एक अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर बाय रिजोल्यूशन एट द नेक्स्ट जनरल मीटिंग। ठीक है, यहाँ एजीएम की बात नहीं कर रहा, कोई भी जनरल मीटिंग में, तो बीआर प्लस ओआर। ठीक है, अप्रूवल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट इज एट वेरिएंस। अगर कुछ भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी मतलब वेरिएंस टू द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 5, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल अगर आपको लेना है तो विद इन 90 डेज, मेक श्योर आपको ये दिमाग में रहना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल का विद इन 90 डेज अगर कोई भी कंडीशन के वेरियंस में आता है तो। और फॉर्म नंबर क्या है, MR2 फॉर्म नंबर है, और विद इन 90 डेज आपको एप्लीकेशन देना होगा विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस। MR2 है, फॉर्म याद नंबर हो तो अच्छी बात है, बट 90 डेज जरूर याद रखना। अब आता है इंक्लूजन ऑफ सर्टेन डिस्क्लोजर, कुछ डिस्क्लोजर देने होंगे आपको, टर्म्स एंड कंडीशन बताना होगा, क्या इसका इंटरेस्ट है या नहीं है, वो सारी बातें आपको यहाँ पे बतानी होगी। और जब आप उसको अपॉइंट करोगे तो आपको रजिस्ट्रार बेसिकली MCA दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जो ROC जिसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, उसको इन्फॉर्म करना है। क्या करना है, उसको इन्फॉर्म करना है। क्या करना है, उसको इन्फॉर्म करना है। द फॉर्म MRN1 रिटर्न टू द रजिस्टर विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है, ये जरूरी है 60 डेज। और सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना था, 90 डेज, तो याद रखना, गलती मत करना।
अब आता है नेक्स्ट सेक्शन 196(5). ये बोलता है वैलिडिटी ऑफ द एक्ट। क्या होता है कि बोर्ड रेजोल्यूशन हुआ, बोर्ड मीटिंग में उसको अपॉइंट कर दिया बीआर पास करके, और अगर वो अपना काम स्टार्ट करता है, जनरल मीटिंग होने में थोड़ा टाइम है, तब तक के लिए, जब तक वो जनरल मीटिंग में अप्रूवल ना आ जाए, तब तक अगर वो कोई काम करता है तो उस कार्य की, उस एक्ट की क्या वैलिडिटी है। तो मैं ये कह देता हूँ, शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, ये आपका वैलिड माना जाएगा। एक्ट डीम टू बी वैलिड, ऐसा नहीं कि भैया उसने काम किया और जनरल मीटिंग में बंदा रिमूव हो गया, मतलब उसको अप्रूवल नहीं मिला जनरल मीटिंग में, ओआर पास ही नहीं हुआ उसका अपॉइंटमेंट का, तो इन दैट केस आपको टेंशन नहीं लेनी है भैया, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आप सिंपली उस एक्ट को वैलिड करो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, एंड दिस इज नॉट वैलिड टू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनी। ये जो सेक्शन है 196(5), ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी। ऊपर जो हमने टर्म वाला एक सेक्शन देखा था 5 साल वाला, तो वो किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। और ये वाला जो सेक्शन है 196(5), ये वाला गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। मेक श्योर। नाउ हाँ, यही मैंने बात बोली थी ऊपर। अब ये जो गवर्नमेंट एंड जितने भी सेक्शन है 2, 4, 5, जो कि टेन्योर की बात करते हैं, प्रोसीजर की बात करते हैं, वैलिडिटी ऑफ एक्ट, ये एक्ट तीनों के तीनों एक्ट एप्लीकेबल हैं गवर्नमेंट कंपनी के। मैंने पहले ही बोला था, मस्ट हैव, कब नहीं होंगे, दे मस्ट हैव नॉट कमिटेड डिफॉल्ट इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 139, जो कि आप ऑडिट में पढ़ चुके होंगे ये एक्ट सेक्शन, और एनुअल रिटर्न वाला सेक्शन 192, ठीक है, 92 और 37, 137 में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न जो फाइल करनी है, तो उसमें आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया तभी आपको एग्जम्पशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अब प्राइवेट कंपनी के ऊपर प्रोसीजर और वैलिडिटी वाले एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। सो बेसिकली सेक्शन टेन्योर, ये 4 और 5 डेट इज प्रोसीजर एंड वैलिडिटी, ये दोनों एक्ट ना प्राइवेट में एप्लीकेबल होगा ना गवर्नमेंट में, और सिर्फ टेन्योर वाला एक्ट जो है गवर्नमेंट में ही एप्लीकेबल नहीं होगा, गवर्नमेंट कंपनी में। और अब आता है नेक्स्ट सेक्शन 203। आई होप हम लोग थोड़ा फास्ट तो नहीं चल रहे, अगर है तो जरूर बताना मुझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये क्योंकि क्विक रिवीजन है, आपका पढ़ चुके, सब कुछ कर चुके हैं, बस एक आपको ना कोई बंदा चाहिए या कोई आपको सिर्फ दोबारा रिकॉल करवा दे। सो व्हाट आई एम डूइंग इज रिकॉलिंग, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो भी आपके काम आ सकती है वीडियो, कहीं ना कुछ चीज़ आपको समझ में आ ही जाएगी, बट हाँ इन डेप्थ नहीं आएगी, इसके पीछे की लॉजिक, इसके पीछे के रीजंस कि क्या है, वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी शायद। अब आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द की मैनेजरियल पर्सन, KMP को अपॉइंटमेंट करना है, ठीक है। सेक्शन 3 ऑफ द रूल, जो भी एक्ट रूल होता है वो सब देख लेते हैं। चलो आ जाओ, मेरे मुद्दे पे आओ जो आपको रिकॉल करना है। अपॉइंटमेंट ऑफ द की मैनेजरियल पर्सन, एवरी कंपनी बिलोंगिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड। कौन कौन से कंपनी को KMPs रखने होंगे, ऐसा तो नहीं हर कंपनी को KMP रखने दे दोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि छोटी कंपनियां नहीं अफोर्ड कर सकती इनकी हाई क्लास फीस, ठीक है, क्योंकि इनकी फीस बहुत होती है। एवरी कंपनी बिलोंगिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ द कंपनी शैल हैव द फॉलोइंग होल टाइम की मैनेजरियल पर्सन। तो ये जो प्रिस्क्राइब क्लास कंपनी, उनको ये बंदे रखने होंगे, कम से कम एक MD होगा, या फिर एक CEO होगा, या फिर एक मैनेजर होगा, एंड इन देयर एब्सेंस एक होल टाइम डायरेक्टर चाहिए, ठीक है। नाउ CS मैंडेटरी है, CFO मैंडेटरी है, ये की मैनेजरियल पर्सन, ये कम से कम ये लोग चाहिए, इनमें से कोई एक, एंड इन देयर एब्सेंस होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है। या फिर सेकंड आता है CS, थर्ड आता है CFOs। अकॉर्डिंग टू द रूल 8 ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, according to the rules 8, following companies shall have whole time key managerial person. Rules, following company shall have whole time key managerial person. Every listed company को एक रखना होगा। वो कौन से प्रिस्क्राइब्ड क्लास, जो हमने बोला था ना कि ये कंपनी को मस्ट है KMP वाले, तो कौन सी, पहले तो बड़ी कंपनी कौन सी आती है इंडिया में, सबसे टॉप क्लास कंपनी कहाँ मिलेगी आपको, लिस्टेड कंपनी मिलेगी। तो लिस्टेड कंपनी, और उसके बाद हर वो अदर पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है। कौन कौन सी कंपनी को KMP रखने होंगे, एक तो लिस्टेड प्लस अदर पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप शेयर 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। और इसमें एक अमेंडमेंट अभी नीचे हम जो देखेंगे। अब आता है कि भैया CS, इसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट है, कुछ नया चेंजेस है, ये सब डिलीट हो गया है, कुछ यहाँ पे सिर्फ इतना एडिशन हो गया। अब हम सिंपली अगर बताऊं तो आपको मैं, नया ये है कि जो कंपनी सेक्रेटरी की जो रिक्वायरमेंट है ना, पहले हुआ करती थी 5 करोड़ के आसपास की कुछ कंडीशन। अब हम सीधा सीधे बताते हैं कि भैया कोई भी प्राइवेट कंपनी है जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, तो वो कंपनी को एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? और अदर कंपनी को होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट करना मैंडेटरी नहीं है, मतलब जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। प्रोहिबिशन ऑन द इंडिविजुअल टू बी अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन एज वेल एज अ MD और CEO एट द सेम टाइम। क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑन द इंडिविजुअल टू बी अपॉइंटेड एज ए चेयरपर्सन एज वेल एज MD और CEO एट द सेम टाइम। बालक सुनो मेरी बात, प्रोहिबिशन है इंडिविजुअल के ऊपर टू बी अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन एज वेल एज MD और CEO एट द सेम टाइम। तो दिक्कत है आपको, प्रोहिबिट कर रहे हैं हम, एक प्रोहिबिशन लगा रहे हैं कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो कि चेयरपर्सन एज वेल एज MD और CEO एट द सेम टाइम नहीं हो सकता। इसका शॉर्ट में जो मैंने शॉर्ट वो लिखा हुआ इंस्टीट्यूट का वही पढ़ते हैं।
अ पर्सन अपॉइंटेड चेयरपर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एमडी। कोई व्यक्ति अगर चेयरपर्सन बन चुका है कंपनी का तो उसको आप एमडी नहीं बनाओगे या सीईओ नहीं बनाओगे एट द सेम टाइम ऑफ दैट कंपनी। और ये प्रोहिबिशन एप्लीकेबल नहीं होगी कब, व्हेन द आर्टिकल ऑफ द कंपनी है प्रोवाइडेड अदरवाइज, दैट इज दे अलाउ द चेयरपर्सन टू बी अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ। आर्टिकल अगर अलाउ कर रहा है तो तब कर दो, वरना नहीं करना होगा। सेकंड, विद द कंपनी बिलोंगिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड क्लासेस ऑफ द कंपनी, और ये कौन से प्रिस्क्राइब्ड क्लास है वो नीचे हम देखेंगे। एंगेज इन ए मल्टीपल बिजनेस एंड हैज अपॉइंटेड सीईओ फॉर ईच सच बिजनेस। देखो भैया कोई भी प्रिस्क्राइब्ड क्लास कंपनी वो कौन सी नीचे देखेंगे, बताता हूं मैं आपको। और अगर उन्होंने क्या किया है, engaged in a multiple business plus have appointed CEO for each such business, तो अब ये नोटिफाइड क्लासेस ऑफ द कंपनी कौन कौन सी है। एक तो वो जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है या 100 करोड़ है, और या जिनके एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ या इससे ज्यादा की, एंड एंगेज इन द मल्टीपल बिजनेस एंड इज अपॉइंटेड सीईओ फॉर ईच सच बिजनेस शैल बी द क्लास ऑफ द कंपनीज। ठीक है, बात खत्म, इसमें और कुछ नहीं है। और जो पेड अप शेयर कैपिटल आपको यहाँ पे लेनी है, टर्नओवर लेना, शैल बी ऑन द बेसिस द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। ठीक है, लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट आपको देखनी होगी। अब आता है कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट। ये किसकी बात कर रहे हैं सर, ये तो बता दो, फिर से रिकॉल करा देता हूं। अभी हम जो बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट होता है केएमपी। केएमपी किस किसके ऊपर एप्लीकेबल हो चुका है वो हम देख चुके हैं। बेसिकली केएमपी कौन कौन होते हैं, ये व्यक्ति केएमपी होते हैं, और एवरी लिस्टेड और पब्लिक कंपनी जिनकी पेड शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है। और प्राइवेट कंपनी को एक होल टाइम मैंडेटरी रखना होगा एक कंपनी सेक्रेटरी, अगर उनकी पेड शेयर कैपिटल क्या है 10 करोड़ से ज्यादा है, तो 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा। प्रोहिबिशन है भैया, ऐसे ही दो सीईओ उनको नहीं अपॉइंट कर सकते अनलेस आपका आर्टिकल अप्रूव करे, या फिर आप एक प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ द कंपनी जिनकी पेड शेयर कैपिटल 100 या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ के वाला सीन याद रखना। ठीक है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, आई एम ट्राइंग टू समराइज एज पॉसिबल एज मे बी 40 to 45 मिनट्स में हम ये वीडियो खत्म कर सकते हैं। अब आता है कंडीशन फॉर द अपॉइंटमेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ द बोर्ड रिजोल्यूशन। ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास करो। ठीक है, उसके बाद बार ऑन द मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स होल टाइम, यहाँ पे ओआर की रिक्वायरमेंट नहीं, यहाँ पे सिर्फ बीआर से अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स। भैया एक होल टाइम मैनेजरियल पर्सन शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी एट द सेटअप एक्सेप्ट इज सब्सिडरी। मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स आपका नहीं होगा इस कंपनी में उस कंपनी में इसमें ऐसे नहीं, आप सिर्फ एक कंपनी में होंगे। अब इसकी एक्सेप्शन की बातें पढ़ेंगे। ठीक है, बट अगर आप सब्सिडरी के होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडी में भी उसी को एमडी बनाना चाहती तो बना सकती, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसकी बात कर रहे हैं, केएमपी की बात कर रहे हैं, सॉरी होल टाइम केएमपी, सॉरी एमडी नहीं, केएमपी जो व्यक्ति अपना शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी एट द सेम टाइम एक्सेप्ट इन द सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी में कंपनी में वो होल्ड कर सकता है। हाउएवर केएमपी, अब देखो वो डायरेक्टर बन के रह सकता है अगर वो किसी कंपनी का केएमपी है, होल टाइम केएमपी है, तो उसका मतलब ये नहीं वो दूसरी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। पार्ट टाइम मतलब वहां पे अपना डायरेक्टर बन सकता है, बट वो वहां पे होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है कि बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इन विच परमिशन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, विद द परमिशन ऑफ द बोर्ड, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा बहुत प्यारा सा। अब वहां पे 120% कंफ्यूज होने वाले अगर आपने ये चीज अच्छे से नहीं पढ़ी है तो। और केएमपी शैल नॉट बी डिसेंटाइल्ड फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी विद द परमिशन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, परमिशन ले लो बोर्ड का और डायरेक्टर बन सकते हो कंपनी में। ठीक है, बट आप होल टाइम केएमपी अलग अलग पोजीशन नहीं करोगे, बट ठीक है डायरेक्टर बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आता है मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर इन मोर देन वन कंपनी। भैया मैं मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर बन सकता हूँ कि एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी, चार कंपनी का बन सकता हूँ या नहीं, इसका जवाब आपके दिमाग में अगर आंसर आ रहा है तो क्या देख अभी पढ़ते हैं और सही है या नहीं देखते हैं। इट इज परमिशेबल फॉर ए कंपनी टू अपॉइंट एज हिम मैनेजिंग डायरेक्टर। द पर्सन अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड एज मैनेजिंग डायरेक्टर शुड बी द मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ वन और नॉट मोर देन। मतलब एक कंपनी का अगर वो एमडी और मैनेजर है और वो दूसरी कंपनी का बनना चाहता है तो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक कंपनी से ज्यादा नहीं। इज इट क्लियर? सच अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज मेड और अप्रूव्ड बाय अ रिजोल्यूशन पास्ड एट द मीटिंग। ये जो अपॉइंटमेंट होगा उसका एक रिजोल्यूशन अप्रूव कराना, पास करना पड़ेगा मीटिंग में, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट इन द मीटिंग। भैया मीटिंग यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन, इसे हम कहते हैं यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन, यूबीआर। एम नहीं, पहली बात तो आप एक से ज्यादा कंपनी के नहीं होने चाहिए। ठीक है, एग्जिस्टिंग अगर आप किसी एक कंपनी के तो ठीक है, दो कंपनी के नहीं। ठीक है, अगर आप दो कंपनी के लेके बैठे हो तो तब आप तीसरे में नहीं जा सकते हो। ठीक है, और जो आपका अपॉइंटमेंट होगा वो एक प्रॉपर अप्रूवल रिजोल्यूशन के थ्रू, और सबका सब सारे के सारे डायरेक्टर उसमें प्रेजेंट होंगे और वो हाँ बोलते हैं, तब किसी एक डायरेक्टर ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया तो दिक्कत है। ठीक है, फर्दर स्पेसिफिक नोटिस ऑफ सच मीटिंग एंड द रिजोल्यूशन टू बी मूव्ड थ्रेट हैज बीन गिवन टू ऑल द डायरेक्टर। भैया नोटिस जो है मीटिंग का, जिस मीटिंग में इसको अप्रूवल देना है उसके नोटिस सब डायरेक्टर को मिल जाने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं बात फिजल ऑफ फाइलिंग ऑफ द कैजुअल वैकेंसी ऑफ केएमपी। यहाँ पे किसकी बात करें, की मैनेजरियल पर्सन की वैकेंसी को फिलअप करना है। तो इन दैट केस आपको ये चीज ध्यान रखनी होती है
कि भैया बोर्ड कौन फिलअप करेगा, भैया कैजुअल वैकेंसी यहाँ पे फिलअप जो करेगा वो है अपना बोर्ड कैजुअल वैकेंसी को यहाँ पे फिलअप करने वाला है। और कितने दिनों में, विद इन 6 मंथ, ठीक है, दो चीजें फिलअप बाय द बोर्ड एंड विद इन 6 मंथ। उसके बाद पेनल्टी, अगर किसी ने कोई भी लोचा कि इफ द कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन मतलब 203 वाला सेक्शन, पेनल्टी लगेगी 5 लाख की। ये किसके ऊपर है पेनल्टी? 5 लाख कंपनी के ऊपर, और डायरेक्टर और केएमपी के ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो है अपनी 50,000 की पेनल्टी लगेगी, और विद फर्दर पेनल्टी 1,000 फॉर ईच डे। अगर वो कंटिन्यू डिफॉल्ट कर रहे हैं तो ईच डे के हिसाब से 1,000 पेनल्टी लगेगी, सब्जेक्ट नॉट एक्सीडिंग 5 लाख, ठीक है। तो 5 लाख का पेनल्टी या 50,000 मिनिमम है, और अगर सब्जेक्ट और कंटिन्यू डिफॉल्ट है तो बेसिकली 1,000 रुपीज पर डे, नॉट एक्सीडिंग 5 लाख। In case of the government company subsection, in case of government after subsection 4 following subsection shall be inserted। ये बोल रहा है कि जो आपने अभी जितना भी पढ़ा ना, सेक्शन नंबर 4 आपने पढ़ा, अभी थोड़ी देर पहले आपने सेक्शन नंबर 4 पढ़ा ना, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप गवर्नमेंट कंपनी केस में एक फर्दर एक सेक्शन और डाल दो। वो ये कह रहा है, ये एडिशन हुआ, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1, 2, 3, 4 ऑफ दिस शैल नॉट अप्लाई। गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ये सारे सेक्शन 1, 2, 3, 4 जो है वो अप्लाई नहीं होंगे to the managing director and CEO, and in their absence a whole time director of the government company, the subsection 4 shall be applicable to the government। के जिसमें ये बोला only it has, ये सारे सेक्शन बोल रहे हैं भैया गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर 1, 2, 3, 4 जो सबसेक्शन हमने पढ़े वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। और इसमें एक नया सबसेक्शन इंसर्ट हुआ 4A, वो ये बोलता है चिकता चिल्लाता हुआ, साथ के साथ ये बोलता है ये तब सेक्शन 4A तब उस पर एडिशन होगा जब उसने कोई डिफॉल्ट नहीं किया होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल करने में। तो बात सिंपल सी है, गवर्नमेंट कंपनी को एग्जम्पशन दिया गया है और एग्जम्पशन मिला है उनको, तो सिंपल सा फंडा है उनका, तो ये एग्जम्पशन का उनको मिसयूज नहीं करना, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट को टाइमली फाइल करनी है। नाउ द फंक्शन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, बड़ा थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसका नजर वहां देता हूं क्योंकि ये एमटीपी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बेसिकली फंक्शन टू परफॉर्म बाय द कंपनी टू रिपोर्ट टू द बोर्ड, भैया जो भी टिक किए हैं वो अच्छे से याद कर लें। देखो बड़ा सिंपल है, टू रिपोर्ट करना है टू द बोर्ड अबाउट द कंप्लायंस, क्या क्या कंप्लायंस है उनकी रिपोर्टिंग करनी है, टू इंश्योर द कंपनी कंप्लायंस विद द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। जैसे अपने ऑडिटर में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक उसी तरह कंपनी वालों के लिए सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड होते हैं जो वो लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट करना है बोर्ड अबाउट द कंप्लायंसेस, ठीक है, जो भी कंपनी एक्ट हो, जो भी रूल्स है, और टू इंश्योर द कंपनी कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर डी में आ जाना डायरेक्ट, टू फैसिलिटेट द कन्वेंसिंग ऑफ, भैया मीटिंग कन्विंस करवाना, कंडक्ट कराना, पार्टिसिपेट करना उस मीटिंग में, अटेंड बोर्ड कमिटी और जनरल मीटिंग्स एंड मेंटेन मिनट्स ऑफ द मीटिंग। तो भैया उसको मीटिंग कंडक्ट भी करानी है और उसके बाद मीटिंग के बाद उसको मिनट्स में मेंटेन रखने हैं, ठीक है, प्रॉपरली। और उसको अप्रूवल लेने होंगे बोर्ड्स के, जनरल मीटिंग है गवर्नमेंट को, भैया जब जहाँ पे अथॉरिटीज जो भी रिक्वायर्ड होंगे तो सारे अप्रूवल सीएससी लेगा। और टू रिप्रेजेंट बिफोर द वेरियस रेगुलेटर्स, जो रेगुलेटर्स या कोई भी अथॉरिटी है गवर्नमेंट की वहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करना है, तो एक सीएस वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट कर सकता है। अब आता है नेक्स्ट 2 पॉइंट होंगे, असिस्ट इन कंडक्टिंग द अफेयर ऑफ द कंपनी, और उसके बाद असिस्ट एंड एडवाइस इन रिस्पेक्ट टू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, भैया कैसे होता है, क्या उसको मैं कंप्लाइंग विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह, ठीक है। एंड टू डिस्चार्ज सच अदर ड्यूटी एज मे बी स्पेसिफाइड ऑफ द कंपनी एक्ट, और सच अदर ड्यूटीज जो कि बोर्ड ने असाइन की। तो कंपनी एक्ट ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ड्यूटीज वो भी निभानी है, प्लस जो बोर्ड उनको असाइन कर रहा है सीएस को वो भी उनको निभानी है। इज दैट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। तो ये वाला मुद्दा, फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, रिपोर्ट करना है, इंश्योर करना है सेक्रेटरी स्टैंडर्ड की कंप्लायंस, मीटिंग कंडक्ट करानी, मिनट्स को याद रखना है, अप्रूवल लेगा वो जनरल मीटिंग बोर्ड, गवर्नमेंट सबसे अप्रूवल लेगा, टू रिप्रेजेंट करेगा वेरियस रेगुलेटर, टू असिस्ट करेगा इन कंडक्टिंग द अफेयर ऑफ द कंपनी, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी प्रॉपर इंप्लीमेंट कराने में असिस्ट करेगा और इंश्योर करेगा और एडवाइस भी दे सकता है, और डिस्चार्ज करके सच ड्यूटी जो कंपनी बोलती है और सच ड्यूटी जो बोर्ड ने उनको असाइन किया। इज इट क्लियर? थोड़ा फास्ट जा रहा हूं मैं क्योंकि यहाँ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नथिंग मच, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नथिंग। चलो अब आ जाओ अपना एक छोटी सी बात करते हैं, कंसिडरेशन ऑफ द सर्टेन पैरामीटर्स बाय अ कंपनी व्हाइल फिक्सिंग द लिमिट विद रिगार्ड टू द रेगुलेशन इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। कुछ कंसिडरेशन का ध्यान रखना होगा पैरामीटर्स के, वो जब कंपनी व्हाइल फिक्सिंग द लिमिट रिगार्ड टू द रेमुनरेशन फिक्स करते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा जब कंपनी के पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट होगा, तो वो क्या क्या बातें हैं, ठीक है। हाउ आर इफेक्टिव फ्रॉम द 1st 12th September 2018 इन सच केस द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू सीक एनी अप्रूवल। भैया सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है, बट कुछ को ध्यान रखना, वो क्या कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन चैप्टर, अ कंपनी में while according to its approval under section 196 to any appointment or remuneration under section
In respect of cases where the company has inadequate profit या no profit, fix the remuneration within the limit specified, जो 197 सेक्शन हम पढ़ेंगे नीचे अभी थोड़ी देर में, ठीक है, और सच परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। तो ये ऐसी है। अब बता वाइल फिक्सिंग आपको क्या क्या चाहिए दिखना, आपको फाइनेंशियल पोजीशन देखना है कंपनी की, उसके रेमुनेशन एंड कमीशन जो ड्रॉन बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम इन एनी अदर कैपेसिटी, वो कोई और पैसे लेके जा रहा है कंपनी से इन अदर कैपेसिटी में, ठीक है। तो वो उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। पहले तो फाइनेंशियल पोजीशन देखो, क्या वो और अदर कैपेसिटी में कंपनी से पैसे विड्रॉ कर रहा है एज अ रेमुनेशन या कमीशन, क्या एंड रेमुनेशन कमीशन जो अदर कंपनी से उसको क्या क्या मिल रहा है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। कोई भी ऐसा मैटर अदर में भी प्रिस्क्राइब, वो कौन कौन से मैटर है, फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द पिछले 3 सालों में उसकी कैसे परफॉर्मेंस है, ठीक है, सॉरी कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस है, रिलेशनशिप क्या है कंपनी का रेमुनेशन और परफॉर्मेंस, पता चले को परफॉर्मेंस उसकी 0 है और रेमुनेशन उसकी हर साल 20% का इंक्रीमेंट है और परफॉर्मेंस में उसका कोई इंक्रीमेंट नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ गलत हो जाती है, ठीक है। नाउ आपको, ठीक है, ये इतना ही जो मेन चीज़ यही है। और क्या क्या उसने सिक्योरिटी हेल्ड बाय द डायरेक्टर इंक्लूडिंग द ऑप्शंस एंड द डिटेल ऑफ द शेयर्स, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी हम लोग इस चीज़ को यहीं पे, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो अपना रहेगा रेम्यूनरेशन से रिलेटेड 11%, 10%, 5%, याद आ रहा है, ऐसे कुछ बातें हैं, उन चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करके चलेंगे। और टिल देन मेरा आप सबसे एक छोटा सा मैसेज है, और वो मैसेज मेरा है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू सो वॉचिंग दिस वीडियो। और आपके सब्सक्रिप्शन एंड लाइक से मेरे को मिलती है मोटिवेशन, और इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है। तो टिल देन आप इसको खत्म करो, और ये पूरा का पूरा एक्ट हम 40 to 45 मिनट्स में खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, शब खैर, शुभ रात्रि, और कंटिन्यू कीजिए अपनी पढ़ाई। सी यू गाइज, एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।